स्टूडेंट्स, आज हम आगे करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें हम मेनली करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, हेलोजन से रिएक्शन, क्योंकि इनसे ज़्यादा होते हैं, और फिर बाकी छोटी मोटी बातें बाद में। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। जैसे कई प्रॉपर्टी आती है, पहले तो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी चर्चा हम पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होता है -3 से लेकर +5 तक सभी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, और नेगेटिव वाली ज्यादा दिखाता है, पॉजिटिव वाली कम। बाकी हेलोजन जो होते हैं वो नेगेटिव कम दिखाते हैं और पॉजिटिव ज्यादा दिखाते हैं। फॉस्फोरस तो -3 दिखाता भी है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो -3 या -2 कम दिखाती हैं, उनकी स्टेबल नहीं होती। फॉस्फोरस की -3 PH3 बनता है, मतलब -3 वाला, जो कि अनस्टेबल, लेस स्टेबल होता है। और P2H4 डाइफॉस्फेन जिसमें वो -2 दिखाता है, वो तो अनस्टेबल ही होता है। और नीचे वालों की टेंडेंसी ये नेगेटिव वाली घट जाती है और पॉजिटिव वाली बढ़ती है। तो हमने पढ़ा था ये सब कुछ कि नीचे जैसे फॉस्फोरस है, उसकी ट्राईऑक्साइड और उसकी पेंटोऑक्साइड का डाइमर बनता है, और उनमें उसकी +3 और +5 ऑक्सीजन दिखाई देती है। तो जनरल नीचे वाले एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा दिखाती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं छोटी वाली ऑक्सीजन स्टेट +3 और +5 में से छोटी वाली, मतलब +3 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये बातें हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि उसी को छोड़कर हम सेकंड, उससे अगली प्रॉपर्टी को मान चलते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी होती है, वो भी किसमें? पहली दो एलिमेंट में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। बाकी एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी नहीं होती। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन दिखाएगा? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, अदर्स नहीं दिखाते। जैसे कैसे दिखाएंगे आप देखते हैं कि जैसे हम ले रहे हैं नाइट्रोजन का, ले रहे हैं हम नाइट्रस एसिड HNO2 को देखो डिकम्पोज करेंगे, बनेगा, उससे रिएक्शन होता है कि उससे बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3। और जब ये बन रहा है तो आप देखो कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेट जो है वो +3 है और यहाँ +5। लेकिन साथ ही साथ जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो इससे और एक कंपाउंड बढ़ेगा यहाँ पर, कि उसमें हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे आप देखो कि यहाँ पर बनेगा NO, तो इसमें NO में कितनी है? +2। तो N +3 से +2 घट भी रही है, और +3 से +5 बढ़ भी रही है। इसका मतलब इसमें डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो रहा है। तो ये एक तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम एक और कंपाउंड ले H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, और उसका भी हम देखें तो उससे बनता है H3PO4 प्लस PH3, मतलब फॉस्फीन। यहाँ तो वाटर का बैलेंस करने के लिए लगा सकते हैं, होगा यहाँ वाटर, बल्कि बैलेंस करेंगे तो वाटर भी आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कितनी ऑक्सीजन आएगी? इसमें आएगी आपकी +3, और फिर आगे चले तो यहाँ पर आएगी +5, और इसमें आ रही है आपकी -3। तो +3 से -3 डिक्रीज भी कर रही है, और +3 से +5 इंक्रीज भी कर रही है। इसका मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यदि किसी रिएक्शन में किसी एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट घट भी रही हो और बढ़ भी रही हो, जैसे नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है 3 से 5 और 3 से 2 डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिड्यूस। तो नाइट्रोजन ही इस कंपाउंड में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम चल रहे हैं सेकंड की रिएक्टिविटी, किससे रिएक्शन करेगा? हम पहले रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन से कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या बनता है? हाइड्राइड्स बनती है, इस फैमिली की हाइड्राइड्स। जैसे कौन कौन सी बन सकती हैं, आइए देखते हैं। इससे बनती है जैसे कि 3 तरह की हाइड्राइड बनती हैं। जैसे एक फॉर्मूला होगा EH3 टाइप का, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, EH3 टाइप का, E2H4 टाइप की बनती है, और एक और बनती है E3H टाइप की। जैसे इसमें कौन कौन सी बनेगी? EH3 की सभी की बनती है, यानी यहाँ E का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बाकी भी, लेकिन अदर अनस्टेबल होती है। तो हम ये ऐसे साफ साफ लिखें कि NH3 जो होती है वो स्टेबल होती है, बाकी बनती PH3 भी है लेकिन लेस स्टेबल होती है। और उसके बाद जो ASH3 ये सब हैं जो बाकी वाली, ये अनस्टेबल होती है। ASH3, SBH3 और BiH3 ये अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है, ये बनती नहीं है, लास्ट वाली बनते ही बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है। और ये E2H4 जो लिखा है, E2H4, इसमें नाइट्रोजन की बनती है N2H4, हाइड्रोजन स्टेबल होती है, और बाकी लेस स्टेबल या अनस्टेबल। जैसे कि ये है लेस स्टेबल
और बाकी वाली अनस्टेबल। यहाँ पर भी P2H4 बनता है डाइफॉस्फीन, ये फॉस्फीन ये डाइफॉस्फीन, ये लेकिन ये दोनों लेस स्टेबल होती है और बाकी वाली अनस्टेबल। तो यहाँ पर भी बाकी वाली अनस्टेबल होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं वो बनती ही नहीं है, मतलब डैश डैश लगा दिया। और यहाँ पे बिस्मथ की भी हाइड्रेट नहीं बनेगी और ये भी अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल। तो केवल नाइट्रोजन की ही हाइड्रेट स्टेबल होती है। और यहाँ E3H में सिर्फ नाइट्रोजन ही बनाता है, ओनली नाइट्रोजन, जैसे कि N3H, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। हम पहले भी देख चुके हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड। इसमें से H+ निकाल दी जाए तो N3- आयन बचेगा, N3 ऊपर एक माइनस, अजाइड आयन। तो अजाइड आयन से हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा, प्रोटॉन, तो बनेगा हाइड्राजोइक एसिड। तो ये हैं 3 तरह की हाइड्रेट्स जो कि नाइट्रोजन फैमिली की एलिमेंट दिखाती है, और लास्ट वाली तो सिर्फ नाइट्रोजन ही दिखाती है। अब इनका कुछ प्रिपरेशन देखें, जैसे कि मैं कुछ मेटल्स की हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बने कैसे। तो मेटल्स ए पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, मेटल की नाइट्राइड्स या फॉस्फाइड्स या आर्सेनाइड्स, इस तरह से हम उसे कहते हैं बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, बाइनरी मेटल कंपाउंड्स ऑफ एन फैमिली। अगर हम लेते हैं, जैसे मैं कौन से लेने वाला हूं, देखो मैग्नीशियम का ले रहा हूं नाइट्राइड, ऐसे कैल्शियम की ले सकते हो फॉस्फाइड, और ऐसी मैं जिंक की भी ले लेता हूं अगली आर्सेनाइड। इस तरह से हम और भी ले सकते हैं। और इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऐसे कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो मैग्नीशियम और वाटर मिलकर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कैल्शियम और वाटर में मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां जिंक हाइड्रोक्साइड। लेकिन साथ में कुछ और मिलेगा बेटे, साथ में N और H जो होगा उससे बनेगा NH3, या P और H से बनेगा PH3, और ऐसी ASH3। तो ये आपका अमोनिया, फोस्फीन और ASH3 बन रहा है, और ये सब की सब क्या है, हाइड्रेट्स तो बन रही है। तो इस तरह से हाइड्रेट्स का प्रिपरेशन हमने एक तरह से देखा मेटल कंपाउंड से, बाइनरी मेटल कंपाउंड से। एक और तरह से हो सकता है कि अगर हम ट्राइहेलाइड ले, जैसे कि मैं लेता हूं ECl3, EX3 ऐसा कुछ, और उसका अगर हम रिएक्शन करें, रिडक्शन कर दें, तो मैं एक बात कर रहा हूं, इन जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं कि EX3, जहां E है ये एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली की, मतलब हेलोजेंस। तो इनका अगर रिएक्शन मैं करता हूं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 से, तो क्या बनेगा, देखो जैसे मैं ECl3 की जगह लेना चाहता हूं NCl3 लेता हूं, NCl3। तो इसमें क्या होगा, Li और Cl, LiCl बनेगा, कुछ AlH3 निकल जाएंगे, तो यहां लिखता हूं प्लस AlH3, और फिर क्या बचेगा, N के साथ ही कुछ H जो एक्स्ट्रा होंगे वो यहां आ जाएंगे, NH3। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन देता है, और ये हाइड्रोजन किसको देगा, H को, तो ये NH3 बन जाएगा। बाकी बचेगा AlH3 और Li और Cl, LiCl बैलेंस करना पड़ेगा, 3 लगा तो शायद बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो देख लेना। तो इस प्रकार से ये हमारा हाइड्रेट्स बनती है। ये कुछ मेथड्स हैं हाइड्रेट बनाने के। इसके बाद हम चलते हैं कि इन हाइड्रेट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका ले रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रेट्स का। तो अब मैं इस केमिकल प्रॉपर्टी में थर्ड ले रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दोनों को साथ साथ देख सकते हैं कि आप देखो कि पहले मैं ग्राफिक, इस बात को ग्राफिकली समझाऊंगा कि यहां पे हमारा क्या हो रहा है कि इस तरफ हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और यहां पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। इस तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और इस तरफ मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राफ बनाने में कैसा ग्राफ आएगा, देखिए मैं एक ऐसे टिक जैसे लगाते हैं, टिक लगा दूंगा, और इस टिक में क्या है, यहां पर एक डॉट, नीचे एक डॉट, और यहां 4 डॉट, 1 2 थोड़ा सा नीचे, 1 2 3 थोड़ा सा ऊपर, और एक चौथा। तो इस प्रकार से एक ग्राफ बना है। ये जो है NH3 के लिए है, इसके बाद PH3, फिर ASH3, फिर BiH3, और उसके बाद SBH3 और BiH3, यानी कि इस फैमिली की हाइड्राइड्स। तो इसको अगर हम यहाँ डॉटेड लाइन ले जाए इस तरफ पैरेलल हॉरिजॉन्टल, तो हमें मालूम पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट NH3 का PH3 और SH3 से थोड़ा ऊपर होता है, इन दो के बीच में होता है। तो हम ये भी सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आ रहा है अपना, होना तो यूं चाहिए था कि PH3 से बड़ा होना चाहिए था ASH3,